नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। करीब 13 या 14 साल का एक मंदबुद्धि बालक अपनी माँ को काफी देर से तलाश कर रहा था। कभी इस घर में, कभी उसे उस घर में, इस तरह से वो लगातार उसे तलाश किए जा रहा था और आवाज लगा रहा था। जब गांव के एकदम किनारे पे पहुंचता है तो रात का अंधेरा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि 4 लोगों ने उसकी मां को हाथ और पैरों से पकड़ा हुआ था। वो देख रहा है कि उसकी मां के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। लड़का कुछ बोलता नहीं है और उन चारों के पीछे चल देता है। गांव से लगभग 500 मीटर दूर जाने के बाद एक खेत आता है। इस खेत के किनारे पर उस लाश को रखा जाता है और लाश रखने के बाद उनमें से 3 लोग बारी बारी से गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। वो मंदबुद्धि बालक अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। तभी उस चौथे व्यक्ति ने उस लाश के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छूना शुरू कर दिया और तभी उसने अपने कपड़े उतारकर उस लाश के साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया। जब वो चौथा व्यक्ति ऐसा कर रहा था तो ये 3 उसे कवर कर रहे थे। उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि कुछ ही देर पहले तो तुम ये काम कर चुके हो, अब फिर से दोबारा यही कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब छोड़ दो इसको यहाँ। जो व्यक्ति उसके साथ घिनौना कृत्य कर रहा था वो व्यक्ति नाराज हो जाता है। नाराज होकर कहता है कि जो तुम्हें करना है वो करो, मैं यहाँ से चला। जैसे ही वो वहां से चलता है, आगे जाता है गांव की तरफ, तो रास्ते में देखता है कि उस महिला का जो बेटा है, जो मंदबुद्धि है, वो अपनी आंखों से ये सब दृश्य देख रहा था। तभी वो चौथा व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और दौड़कर वापस पीछे आता है और जाकर अपने साथियों से कहता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं या ये सब जो हमने किया है, इसका बेटा अपनी आंखों से देख रहा है। अब क्या कर रहा है? आगे जो होता है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ना तो उन हत्यारों ने की थी, ना ही उस बच्चे ने, और ना ही गांव के बाकी लोगों ने की थी। इस घटना को भले ही 4-5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोगों के अंदर आज भी सिहरन सी पैदा हो जाती है। लोग घबरा जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, ये सोचकर कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना खौफनाक कदम, इतना भयानक कदम छोटी सी बात के लिए कैसे उठा सकता है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। इसी जिले में एक थाना लगता है छर्रा। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है सतरापुर। 8 अक्टूबर 2016 की लगभग रात 10 बजे के आसपास एक महिला दूसरे घर में पास में ही कुछ सामान लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खोलकर अपनी आंखों से देखती है कि इस घर की एक बेटी है, सबसे छोटी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं पड़ा हुआ है। हाथों में उसके आटा लगा हुआ था और वो मरी हुई पड़ी थी। जैसे ही वो ये दृश्य अपनी आंखों से देखती है, वो जोर जोर से शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें गांव के बाकी लोग भी सुन लेते हैं और जैसे ही गांव के बाकी लोग सुनते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे गांव का जमघट वहां लग जाता है। आखिरकार सब लोग परेशान थे कि इस लड़की को क्या हुआ है, किसने इसके साथ ऐसा किया है। कपड़े तन पर नहीं थे, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी इस घटना की सूचना दी जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन छर्रा में। शत्रुघ्न उपाध्याय यहाँ के एसओ होते हैं। जैसे उन्हें सूचना मिलती है, वो सूचना देते हैं आईपीएस ऑफिसर राजेश कुमार पांडे को, जो कि अलीगढ़ के एसएसपी थे। सूचना मिलते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं एसओ से कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचता हूं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की भी टीम को घटनास्थल पर भेजा जाता है। तभी यह सूचना मिलती है कि इस लड़की की मां और इस लड़की का भाई दोनों गायब है। आखिरकार वो कहाँ है? आसपास के घरों से लेकर सभी जगहों में तलाश किया जाता है, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है।
रात के लगभग 10-11 बज गए थे। गांव के लोगों की मदद से उसकी मां और भाई की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते कई घंटों का समय बीत जाता है। तभी पता चलता है कि 500 मीटर दूर उस लड़की की मां की लाश है। पास में ही 2-3 फावड़े रखे हुए हैं, गड्ढा खोदा हुआ है, लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। अब बेटे की तलाश थी, बेटा कहाँ गया है, वो किस हाल में है। सभी की जुबान पर एक सवाल था। पुलिस वाले अब उस तीसरे जो लड़का है, जो कि थोड़ा मंदबुद्धि है, उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब तक दोनों लोगों की लाश मिल चुकी है, जिसमें अनवरी बेगम है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, और कौसर जहां है, जिसकी उम्र 12 साल है, जो उसकी बेटी है। लेकिन मंदबुद्धि जो बच्चा है, उसका अभी भी कहीं अता पता नहीं है। डॉग स्क्वाड मौके पे आया और उसकी मदद से पता चलता है कि जहां मां की लाश पड़ी है, मां की लाश से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक लाश और पड़ी हुई है। वो होती है अजीम उर्फ डॉन की, जो कि मंदबुद्धि बालक है। अब 3 मर्डर होने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे। इस महिला का एक और बेटा है, जिसका नाम है समीम। समीम बाहर रहकर नौकरी करता है, जहां से वो थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई का खर्चा उठाता है। बेहद गरीब परिवार है। एक समय का खाना मिल जाता है, दूसरे की उम्मीद भी नहीं हो पाती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में इनका मर्डर कौन करेगा, यही एक बड़ा सवाल था पुलिस वालों के सामने। दिन निकल आया। जैसे जैसे वहां पर लोगों का जमघट लग जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा, और पुलिस ने अगर खुलासा नहीं किया तो बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इन हत्यारों का पता निकाला जाए। और कुछ ही देर बीतने के बाद जो लड़का उस महिला का लड़का होता है, जिसका नाम समीम है, वो थाने में एक तहरीर लिखकर देता है, और तहरीर में कहता है कि मेरी माँ का कत्ल, मेरी बहन का कत्ल और मेरे भाई का जो कातिल है वो वर्तमान प्रधान है, उसके परिवार के लोगों ने किया है। वो जो नामजद तहरीर देता है उसमें 6 लोगों के नाम होते हैं। पुलिस खुश हो जाती है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि अब ये केस बहुत आसान है, लेकिन ये पुलिस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। जैसी तहरीर आती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इन सभी के फोन की लोकेशन जब निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों के फोन की लोकेशन गांव में है ही नहीं, और ये गांव में ना दिन में ना रात में थे। पुलिस ने इनकी डीआर निकलवाई तो इस घर से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तभी पुलिस के सामने एक और चुनौती आ जाती है। जो गांव का पूर्व प्रधान होता है, जिसने हाल ही में इलेक्शन लड़ा था और जो हार जाता है, वो मौके पर आ जाता है और हंगामा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लोग मरने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके परिवार से थे। मुकदमा दर्ज हो चुका था, अखबारों में छप चुका था, सोशल मीडिया पर भी आ चुका था। टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि माँ बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद मंदबुद्धि बेटे की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हो जाता है कि बलात्कार नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार होता है। इनके साथ बेइंतहा मारपीट होती है। मरने के बाद भी लाश के साथ भी बलात्कार किया जाता है। कौन है, किसने किया है, तहरीर तो मिल चुकी थी, मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, तो पुलिस ने अपने तरीके से बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन नाम जुड़े लोगों में से जो 6 आरोपी है, उनमें से ये किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। न केवल गांव के आसपास के लोग भी आ जाते हैं, बल्कि विधायक से लेकर स्थानीय नेता भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। हर किसी की एक ही मांग थी कि जितना जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा करिए, नहीं तो सही नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे करके 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब 2 महीने बीत जाते हैं, तब भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस मामले की जांच कर रहे थे एसओ शत्रुघ्न उपाध्याय और एसएसपी अमरनाथ खान, जो कि आईपीएस 2013 बैच के आईपीएस होते हैं। लेकिन जब अपने स्तर से जांच करने की लगातार कोशिश कर रहे थे,
तो जिनका नाम लिखाया गया था वो जांच में कहीं नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उनका नाम जानबूझकर लिखवाया गया है, जैसे कि किसी तरह की कोई रंजिश निकाली गई है। पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिल रहा तो ये आईपीएस ऑफिसर अमानत खान कहते हैं कि यदि इनको जेल भेज दिया गया तो इनका जेल से छूटना आसान नहीं होगा। फांसी की सजा हो जाए तो शायद वो भी कम होगी, और ये बेकसूर है, ऐसा मेरा दिल कहता है। आईपीएस अधिकारी लगातार उच्च अधिकारियों को मैसेज दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से गांव के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पुलिस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। अखबारों में डेली ये छप रहा था कि नाम से मुकदमा तो हो गया है, उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे घूम रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। जब 2 महीने बीत जाते हैं तो गांव से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सैकड़ों के तादाद में लोग डीएम कार्यालय पहुंच जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। इन लोगों को डीएम और एसएसपी किसी तरह से समझाकर शांत करते हैं। तभी एक पुलिस वाला अपनी आंखों से देखता है कि जो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए बिरयानी का इंतजाम किया गया था। बहुत बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो गांव वाले खुश थे या परेशान, ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि पुलिस पे लगातार दबाव बन रहा था। पुलिस वालों ने उनसे फिर से रिक्वेस्ट की कि हम इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। गांव वालों को किसी तरह से समझा बुझाकर भेज दिया गया। ये गरीब परिवार था। गरीब परिवार में जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था, वहां बिरयानी चल रही है। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पुलिस के लिए ये एक चुनौती वाली बात थी। पुलिस ने इस बात पर जब जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि गांव का जो पूर्व प्रधान है, जिसका नाम खालिद है, वो इन सब चीजों का खर्चा उठा रहा है। पुलिस पर जब जितना दबाव बढ़ रहा था, पुलिस उतनी परेशान थी और समय बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा था। अब न केवल 2 महीने गुजर जाते हैं, बल्कि 3 और 4-5 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस हत्यारों के करीब नहीं थी, बहुत दूर थी। पुलिस को लगता था जिनके नाम लिखे गए हैं, यदि उनको जेल भेज दिया गया तो उनके हाथ से पाप हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने काम में लगी हुई थी। तभी उनके दिमाग में आता है कि जो व्यक्ति लगातार खर्चा कर रहा है, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, आखिर वो इतनी शिद्दत से क्यों लगा हुआ है, क्या वजह है। तभी पुलिस उसकी मोबाइल की डीआर निकलवाती है। डीआर जब निकल कर आती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध नाम थे जो राजस्थान के भरतपुर इलाके से भी कांटेक्ट में थे, जो कि मेवाती लोग थे, और वही लोग उस दिन उस घटना स्थल पर भी थे। तब पुलिस ऐसे ही संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पुलिस को पूछताछ करने में 24 से 36 नहीं बल्कि 48 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। 48 घंटे तक पुलिस उनके साथ मशक्कत करती रहती है। आखिरकार वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो सामने आता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला था। दरअसल 30 सितंबर 2016 को चुनाव का रिजल्ट आया था, और रिजल्ट में खाली चुनाव जो ग्राम का प्रधान होता है वो हार जाता है और परवीन जीत जाते हैं। तभी वो चैलेंज करता है, इस वर्तमान प्रधान से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तुम्हारी प्रधानी चलने दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी प्रधानी चलने नहीं दूंगा। इसी चैलेंज के साथ उसने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि कुछ तो किया जाए। अब ऐसे में उसने सोचा कि अपने ही समर्थकों का यदि मर्डर कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उस पर नाम लग जाएगा, उसको हम जेल भेज देंगे, वो जेल चला जाएगा तो यहाँ पर पुनः चुनाव होगा, री इलेक्शन हो जाएगा। कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, और इसके लिए उन्होंने गांव का एक बहुत ही गरीब परिवार चुना, जिसका मुखिया होता है इसरार, जो कि 2011 में खत्म हो जाता है, और उसकी पत्नी होती है दिलावरी बेगम उर्फ अनवरी बेगम। उसका एक बेटा होता है समीम, दूसरा बेटा उसका होता है अजीम, और तीसरी उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कौशल जहां था, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है।
इस परिवार को चुना जाता है। अमरी बेगम अपने पड़ोस में जो उसका भतीजा लगता है सिहातू, उसकी यहाँ पर हर रोज 6:30 बजे के आसपास दूध लेने के लिए जाया करती थी। 8 अक्टूबर 2016 को जैसे ही अनवरी दूध लेने के लिए शाम को 6:30 बजे के आसपास अपनी पड़ोस में जाती है, पड़ोस में जाने के बाद दूध लेने के लिए उसने अपना बर्तन आगे किया तो उस घर के अंदर पहले से ही 4-5 लोग मौजूद थे। वो लोग उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और उसके तन से एक एक कपड़ा उतार लेते हैं। उसके मुंह पर कपड़ा ठोसकर बारी बारी से उस बुजुर्ग महिला के साथ रेप करते हैं। जब तक वो थक नहीं जाते तब तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इसी तरह से वो उसके साथ दुष्कर्म करते करते उसे मार भी डालते हैं। उसके मरने के बाद भी वो उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करते रहते हैं। जब लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं और उनका मन भर जाता है, क्योंकि इसको उन्होंने प्लानिंग का हिस्सा बनाया था। जितना ज्यादा गंभीर अपराध करेंगे उतनी ही ज्यादा बड़ी सजा सामने वाले को मिलेगी, ऐसा ही सोचकर उन्होंने ये काम उसके साथ किया था। जो बेटी है वो घर में अकेली है, कौशल जहां। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय हो चला था। माँ जब वापस घर में लौटकर नहीं आई तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो आटा गूंद रही थी, तभी उसका बड़ा भाई अजीम आ जाता है। वो अपने बड़े भैया से कहती है कि भैया, माँ दूध लेने के लिए गई थी, काफी देर हो गई है, जाकर देखकर तो आओ, पता तो करो आखिरकार माँ है कहाँ। समझे नहीं क्या, उसको फिर से दोबारा समझाती है कि माँ को ढूंढकर लेके आओ। तभी वो लड़का माँ को ढूंढने के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि उसकी माँ को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, हाथ पैरों से उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जा रही है और एक आदमी के हाथ में फावड़े होते हैं। 4-5 लोग उसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ से वो लड़का उनके पीछे पीछे चल देता है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को आवाज लगाए, अपनी माँ के बारे में कुछ कहे। जैसे ही गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत के किनारे वो लोग उस लाश को रख देते हैं और अब उसकी कब्र खोदना शुरू कर रहे थे, यानी कि उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की नीयत फिर से बिगड़ जाती है। वो कहता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से इसके साथ दुष्कर्म करूं। तभी वो लोग कहते हैं कि कुछ तो शर्म करो, अभी तो तुमने इतना इसे परेशान किया था। तभी वो कहता है कि एक बार करूंगा। तभी वो उस लाश के साथ घिनौना और गंदा काम करना शुरू कर देता है। जब वो उसके साथ गंदा काम कर रहा था तभी उनमें से एक व्यक्ति को गुस्सा आता है। वो उसे चाटा मार देता है और खींचकर गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लाश के साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ आगे चल के जाता है तो देखता है कि उसका बेटा भी वहीं पास में है और जैसे ही वो अपनी आंखों से उसके बेटे को देखता है, अजीम वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। वो बैठा हुआ अपनी माँ को वैसे ही देखता रहता है। वो आदमी दौड़कर वापस अपने दोस्तों के पास आता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका जो बेटा है अजीम, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा और जो हमारी प्लानिंग है उसका भांडाफोड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करें। तभी वो दौड़ते हुए जाते हैं तो वो लड़का बैठा हुआ वहीं पर मिल जाता है। वो समझ नहीं रहा था कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है या फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी उस लड़के को उठाया जाता है। उठाने के बाद उसे जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद उस लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके शरीर पर जो कपड़े थे उसे उतार कर फेंक देते हैं ताकि लोगों को कुछ कंफ्यूज किया जा सके। अब ये सब काम करने के बाद उन्होंने उस लाश को भी वहीं छोड़ा और फिर वो गांव की तरफ वापस आ रहे थे। उधर जब काफी समय बीत जाता है तो बेटी कौसर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। भैया गया तो वापस लौट कर नहीं आया, माँ गई तो वापस लौट कर नहीं आई। तभी वो अपनी माँ को ढूंढते हुए जब 3 सेट के घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में वही 4-5 लोग जो वापस आ रहे थे, उनकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। तो वो सोचते हैं कि अगर इसने हमें आता हुआ देख लिया है तो हो सकता है अजीम उर्फ डॉन यानी कि मंदबुद्धि बालक की तरह इस लड़की कौसर जहां ने भी हमें शायद ये सब करते हुए देख लिया है। ऐसा ना हो ये लड़की पोल खोल दे। तभी वो 5 लोग उस लड़की को भी उठाते हैं और जंगल की तरफ खींचते हुए लेकर जाते हैं।
और जंगल में लगभग इन दोनों की लाश से अलग 500 या 1000 मीटर की दूरी पर वहां ले जाने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से वो सब उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लड़की कब मर जाती है, क्योंकि उस लड़की की उम्र 12 साल थी। वो अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद भी उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य वो लोग कर रहे थे। जब वो थक जाते हैं तब उस लड़की को छोड़ देते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार क्या करें। तब वो कहते हैं कि क्यों ना इस लाश को ले जाकर इस लड़की के घर पर ही छोड़ देते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय था। वो लोग उस लाश को उसी के घर के अंदर रख देते हैं और रखने के बाद उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते। वो जैसे ही घर से निकलते हैं तुरंत ही एक पड़ोस की महिला अपनी आंखों से देखती है कि घर में लाश पड़ी हुई है और पुलिस वालों तक बात पहुंच जाती है। पुलिस वालों ने खालिद को गिरफ्तार किया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने में पुलिस को लगभग 14 महीने का समय लग जाता है। कई लोगों पर पुलिस 25,000 का इनाम भी घोषित करती है। और इस खालिद से जब पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि उसने चुनाव जीतने के लिए ये सब किया था। राजस्थान का भरतपुर जिला है, वहाँ गोपालगढ़ है। इसी गोपालगढ़ में पिपरोली गांव है। उस्ताद हाजीजुल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस्ताद जी, हमें चुनाव लड़ना है। मैं चाहता हूं कि विपक्षी हार जाए और मैं चुनाव जीत जाऊं। इसके लिए कुछ ऐसे उपाय, ऐसा टोना टोटका करो जिससे कि मैं चुनाव जीत जाऊं। वो कहता है कि इसके लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तेरे 1000 रुपए से कुछ जादू टोना टोटका के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी, उसके लिए पैसे की जरूरत है। वो सब दिया जाता है, लेकिन चुनाव में लोग उसको वोट ना करके उसके विपक्ष को वोट करते हैं और वो जीत जाता है। और फिर जैसे ही वो चुनाव हार जाता है वो बौखला जाता है। इसलिए उसने अपने ही परिवार की उस महिला के साथ और उसकी बेटी के साथ गंदा घिनौना कृत्य कराया। कुछ लोग बाहर के थे, उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी कराया जाता है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि इसमें खालिद, शकील, सेडू, अयूब, बबलू, रियाजुद्दीन, जावेद और 2 अज्ञात लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, जिन्होंने इस लड़की के साथ और उस महिला के साथ बारी बारी से घिनौना कृत्य किया था। जब ये बात कई महीने बीत जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता चलती है कि एक चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया है, तो वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक होता है। जब जब ये घटना लोगों की जुबान पर आती है तो लोग सोचकर परेशान हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मांग ये है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कम से कम फांसी के तख्ते पर इनको पहुंचाना चाहिए। आगे क्या होगा, अदालत क्या फैसला सुनाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जो भी इस माँ बेटी और बेटे के साथ होता है वो वाकई बहुत गलत होता है। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यदि पुलिस उस तहरीर को सही मान लेती तो शायद उन 5-6 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।